नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल या उसके एक्सिस पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूरी है कि कोई जो अब कॉइल है, कॉइल का मतलब होता है कि ऐसा भाग जो पर्टिकुलर सर्कुलर हो। सर्कुलर कोई वायर है, उसको हमने एक एंड से पकड़ा, दूसरे एंड पर इसे घुमा दिया और यहाँ पलट दिया, तो वो क्या बन गई? कॉइल बन गई। क्या बन गई? कॉइल। अब सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉइल हो गई, सर्कुलर कॉइल हो गई। अब सर्कुलर करंट कैरिंग, अब उसमें जो पूरा की पूरी जो कॉइल है वो करंट को कैरी कर रही है, यानी करंट उसमें फ्लो हो सकती है, तो करंट कैरिंग हो गई। उसी को बोलते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो उसके हम दो पॉइंट पर आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कि उस कॉइल के सेंटर पे क्या होगा, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। 4 टाइम्स सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ये रहा ना करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, है ना। यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल 4 टाइम्स है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट वाले पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, इसके लिए बात करें तो मान लीजिए हमारी ये कॉइल है, दिख रही है आपको। इस कॉइल का ये सेंटर है और पॉइंट हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा ले लिया, हमने ये ले लिया एक मतलब कि करंट कैरिंग कॉइल, एक बोलते हैं उसको, एक अल्पांश बोलते हैं जिसको, यानी एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, है ना। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पार्ट ले लिया, इसको बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोल देंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या बोल देंगे? करंट एलिमेंट बोल देंगे। ये करंट एलिमेंट लिया और इस करंट एलिमेंट की जो यहाँ से डिस्टेंस थी वो रेडियस के बराबर कैपिटल आर। अब इसके साथ में मान लीजिए इसमें जो करंट का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगर करंट का फ्लो ऐसे होता है तो इस लो से देखो, ये जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रही है? ये फिंगर्स कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड होगा, यानी इस पॉइंट पर भी वो बाहर होगा, इस पॉइंट पर भी बाहर हो जाएगा, इस पॉइंट पर, यानी सबकी डायरेक्शन क्या होगी? इक्वल होगी। सबकी डायरेक्शन क्या होगी? इक्वल होगी। और सेंटर पर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि देना वी नो दैट बाय सावर्ट्स लो क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे d भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की बात करें तो यहाँ पर जो dl है और r है, यानी r मतलब यहाँ पे कैपिटल R है। ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 है इनके बीच में। तो क्या हो जाएगा? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो r है वो किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर, क्योंकि पॉइंट डिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl कैपिटल R स्क्वायर। ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं कंप्लीट सर्कल के लिए। ये तो छोटे से पार्ट के लिए था, यानी करंट एलिमेंट के लिए था। नाउ फॉर होल सर्कुलर कॉइल, होल सर्कुलर 4 टाइम्स से लिख दूं ना मैं, करंट सर्कुलर करंट कॉइल। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग या सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर? 4 टाइम्स से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और dl, यानी होल के लिए आ गया ना, और अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब जो ये है dl, ये क्या है? होल लेंथ, करंट कैरिंग लेंथ है, करंट कैरिंग कंडक्टर लेंथ है। ठीक है, तो होल लेंथ है ये। अगर हम बात करें सर्कुलर तो वो किसके बराबर हो रहा है? सरकमफेरेंस इक्वल हो रहा है, और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई कैपिटल R। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? अब B आ जाएगा टोटल पे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I 2 पाई R अपॉन R स्क्वायर। तो एक R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 1, ये 2 टाइम्स गया, तो क्या बचता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और ये सब कैंसिल हो गया, अपॉन क्या बचेगा? 2R।
तो क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर, ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहां से अगर अपन बात करें बी और आर में ग्राफ बनाने की बात करें तो ये तो हो गया आपका बी और ये क्या हो गया आर, तो यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा ये, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल क्या है 1/r, तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड एट, लिखा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, मतलब एक्सिस पे बात करना है, यानी उसके जो एक्सिस पॉइंट पर कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट है अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द 4 टाइम्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको सबकी। अब इसमें क्लियर ध्यान रखना, ठीक है। अब कोशिश की बनाने की, सही एकदम कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे 2 एलिमेंट के लिए, यहाँ 2 एलिमेंट, इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से इस एलिमेंट की डिस्टेंस क्या है r, इसको बोल दिया मैंने lm, इसको बोल दिया l डैश m डैश, क्या बोल दिया l डैश m डैश। अब इसके सेंटर की डिस्टेंस r, अब कोई पॉइंट p, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट p सिचुएटेड है, कैसे सिचुएटेड है पॉइंट p, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है x। अब इस पॉइंट p पर इस एलिमेंट के थ्रू अगर निकाले तो ये r है, और इस एलिमेंट के थ्रू निकाले तो ये भी क्या है r है। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट से इस पॉइंट p की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल r होगी। कैसे होगी, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपके पास ये कॉइल है और ये अपना इसका एक्सिस है, सेंटर, ये कोई सेंटर है। अब इस सेंटर पे देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस भी, यहाँ से डिस्टेंस भी, यहाँ से सबसे, यानी इसके जो सारे पार्ट्स हैं, यानी ये सारे पार्ट्स हैं, इन सब से इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट की। ऐसा थोड़ी है कि इससे ज्यादा है इससे कम है, नहीं है, सबकी इक्वल है। तो यहाँ भी इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी सारे करंट एलिमेंट से वो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी सबकी क्या होगी स्मॉल r होगी। ये तो मैंने 2 लिए हैं आपको पता करने के लिए, ऐसे इसमें 1000 एलिमेंट्स हो सकते हैं और 1000 के 1000 जो एलिमेंट होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सबकी इक्वल होगी। ये बात समझ आ गई क्या, बस ये बात समझ आ गई तो फिर इजी है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ये बन गया B। अब यहाँ से इस पार्ट से तो dB डैश बोल देंगे, इस पार्ट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड तो इससे बोलेगा सर ये कैसा आया। देखो मेरी बात सुनो, अपन ये बात करते हैं, ये है, अब ये पार्ट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, यानी दोनों बीच में 90 है। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से ऐसे कर दूं तो यही तो बनेगा, मतलब पहले ऐसे था अब उसको ऐसे कर दिया तो यहाँ पे अभी भी 90 है, अभी भी क्या है 90, यानी इसका झुकाव आएगा तो ये 90, यानी इसका क्षेत्र ये हो जाएगा। अब इसको बोल दिया हमने P, इस पार्ट को क्या बोल दिया P, इस पॉइंट को, और ये हो गया Q, और इसको P बोल दिया तो ये क्या हो गया Q डैश। अब इसके इनके सबके 2 फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर तो आपका ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा, इसका भी ये बन जाएगा और इसका ये बन जाएगा। एक फैक्टर अगर ये अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा है, अब dB तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dB डैश cos अल्फा, ये dB है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dB cos अल्फा dB डैश। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा dB sin अल्फा और dB डैश sin अल्फा। यानी इस पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फील्ड, ये तो 2 की वजह से, 2 एलिमेंट्स की वजह से, सारे एलिमेंट्स की वजह से आएंगे तो 2 तो आपस में इस वेक्टर पे चले जाएंगे, 2 इस वेक्टर पे चले जाएंगे, यानी अब 2 थे 2 हो गए, 3 थे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ तो सारे के सारे सम हो रहे हैं और यहाँ सारे एक दूसरे से क्या होते चले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम शुरू करते हैं। नाउ वी नो दैट बाय शावर्ट्स लॉ क्या होता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाता है, पता है आपको, तो क्या हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, अपन ने आइडियल साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू 90 रख दी, तो 90 की वैल्यू 90 कैसे रखा, क्योंकि ये करंट एलिमेंट और जो ये r है, यानी यहां पे लिख देना dl वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में थीटा क्या होता है, 90 होता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गई सबकी। मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, सबको दिख तो रहा है ना आप सब लोगों को, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डीवी के अलावा, ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम दूसरी बात करें इस पॉइंट पी पर, तो हम निकाले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट पी। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, dv dash cos alpha, dv dash cos alpha are opposite to each other, so they are cancel out each other, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, dv dash sin alpha, dv dash sin alpha are in same direction, so that are sum of that are लिखना, that are adding to each other, ठीक है, क्लियर। इससे पहले एक चीज और क्लियर करना चाहूं मैं, अपन यहां पे लिखें ये, तो यहां लिख देना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Lm करंट एलिमेंट, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से करंट एलिमेंट Lm की वजह से वो क्या होगा, उसको देखो एक बार, खुद देखो फटाफट क्या हो जाएगा, उसके बाद अपन ये लिख देंगे। ये दोनों चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये चीज समझते हैं हम। थोड़ा सा मैं एक बार लिख डाल लेता हूँ, ये चीज पे आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जो करंट एलिमेंट है Lm की वजह से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, उसकी वजह से आएगा dv dash इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो क्या है, p से q, क्या है डायरेक्शन है, यानी p से q डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L डैश m डैश करंट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा dv डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r स्क्वायर, बस डायरेक्शन का फर्क है, क्या है यहां से हो जाएगी p से q डैश डायरेक्शन है। बाकी देखो दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों से अलग है, तो इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देना, इसको 3 दे देना और लिख देना यहां पर नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो dv डैश मोड इक्वल्स टू dv डैश मोड, ठीक है। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो सिर्फ डायरेक्शन में है, जब मोड लगाते हैं तो डायरेक्शन क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहां से उसके अलावा अब ये लिखने के बाद ये है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P, तो ये दो चीजें लिख दी हमने। अब इसके अगर हम लिखें नाउ होल नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कॉइल कंडक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू समेशन dv और साइन अल्फा, ये रहा। इन दोनों से अब दोनों जुड़ेंगे, यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर लिख देना कि क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू समेशन dv साइन अल्फा,
क्योंकि देखो यहाँ पर dv sin अल्फा है, यहाँ पे dv sin अल्फा है, तो dv डैश लगा देना, तो ये सबको क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे। अब दो के अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, तो दोनों दोनों क्या होते हैं यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, dv sin अल्फा हो गया, तो यहाँ पे dv की वैल्यू दो फटाफट, इक्वेशन नंबर 2 या 3 से कोई भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। देखो टफ है लेकिन इजी है, करना क्या है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में भी, थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से, अगर ये समझ नहीं आए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो इस वीडियो को, तब जाके समझ आएगा। टफ है, मैं बता दूं पहले ही आपको कि चैप्टर नंबर 7 का ये सबसे टफ पार्ट चल रहा है, तो उसमें ये चीजें सब वैसे इजी है। टफ किस लिए है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। इजी इसलिए है, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो सबसे ज्यादा इजी यही लगेगा कि यार सर इसमें तो कुछ ही नहीं है, और पेज भी काफी भर जाते हैं, लेकिन है इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीज आप सब जानते हो, पहले से पढ़ रहे हो आप इनको, वेक्टर फैक्टर, यानी 11th क्लास अगर बेसिक आपका क्लियर है तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से रख दिया हमने म्यू नॉट आइडियल 4 पाई r स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू बोलो फटाफट, साइन अल्फा, ठीक है। अब हम साइन अल्फा, अब यहाँ पे बात करें होल के लिए, तो अब इसका म्यू लगा तो जो ये होल लगेगा वो इसके साथ लग जाएगा, यानी अब क्या आ जाएगा, म्यू dl, मतलब कि समेशन dl। होल के लिए समेशन dl ही होगा, तो यहाँ पे समेशन dl लगा देंगे। अब यहाँ पे समेशन dl की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, है ना। और साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा निकालो वहां से, यानी अल्फा ये रहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r अपॉन r, यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ये दोनों वैल्यू पुट करें तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I और 2 पाई r और साइन का कैपिटल R अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और r, इसका आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2 पहले चला गया, और क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r क्यूब, इक्वेशन नंबर 4, है ना, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है आपको कि r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x का टर्म्स लेना है, डिस्टेंस सेंटर से x पर है, x का यूज नहीं हुआ अभी तक, अब x का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पाइथागोरस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं यहाँ से इसको आगे और निकालूं तो ये भी लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r का देखो 4 पाई, और क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 3/2, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट था मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ पे, इसका क्योंकि ज्यादा यूज भी नहीं बचा है, तो वहां से आगे इसको सॉल्व करोगे आप तो बस यही छोड़ देना, यहाँ से आगे वही लिख दो 4n, जो अब यहाँ पे मान लीजिए क्या है, n टर्म्स, यानी n टर्म्स, ये तो एक टर्म्स है, इसके n टर्म्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n अपॉन क्या कर देना, 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। अब सेट करोगे इसमें से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर सकते हो भाई, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा तो कर देना, तो क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I n r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये क्या है आपका फाइनल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे आप आगे जो केसेस हैं उनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बायो-सावर्ट लॉ लाना है। बायो-सावर्ट लॉ सबको याद होना चाहिए, अगर बायो-सावर्ट लॉ याद नहीं है तो फिर ये क्लियर नहीं होगा। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है आपका, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थीटा इक्वल्स 90 कर देना, तो वो 90 होते ही वो क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो फिर वहां पर जो कंडीशन है किस किस की है, एक तो समेशन डीएल की है। अब समेशन डीएल कब होता है, जब पूरी होल कोइल की हम बात करें। तो उसके लिए दो कंडीशन दे रखी है, पहले ये कैलकुलेट कर लेना, फिर ये करना, इन दोनों के वैल्यू बराबर हो तो फिर इनको दोनों को रख देना, फिर इसमें डीबी की वैल्यू पुट कर देना, यहां से डीबी की वैल्यू पुट कर समेशन डीएल यानी होल के लिए बात कर रहे हैं sin अल्फा की वैल्यू पुट कर देना ये, और लास्ट में फिर इसकी वैल्यू पुट करके ये निकाल देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखोगे तो ये 101% आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं स्पेशल टॉपिक के लिए लेक्चर बना दूंगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके केसेस की, और केसेस के लिए बात करने के लिए अपने को डायग्राम को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। जो ये लैंग्वेज लिखी है इसको हटा दो, और फिर जो एक ये वाला फॉर्मूला है, जो ये वाला भी नहीं हटाना है, यानी ये नीचे वाला जो फॉर्मूला बचा है आपको ये एरेज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज होगा, कैसे होगा वो बता दूंगा आपको। केस फर्स्ट आपका क्या है, केस फर्स्ट है आपका कि इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, यानी कहां जाएगा, एट सेंटर ऑफ द कोइल, कहां चला गया, कोइल पर। सो b इक्वल्स टू क्या जाएगा, 2 म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या जाएगा यहाँ पे, देखो फटाफट, 2 म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर हटा होगा तो ये बचेगा, तो क्या बचेगा, 2 म्यू नॉट ni अपॉन r। ठीक है, ये बचता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देख लो यहाँ पर जो फाइनलाइजेशन आपका आंसर आएगा वो यही आएगा ना, है ना। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई थी अपनी, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई थी आप वीडियो पॉज कर लेना, वहां पे ये 4 नहीं था, 2 था जिसको हमने बाहर ले लिया था, ये 2 आ गया था, 4 नहीं था। तो यहाँ पे 4 इस तरीके से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये 4 नहीं था, तो पाई कटेगा, सिर्फ यहाँ से 4 रहेगा। ठीक है, पाई कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, यानी क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे साथ के साथ में 4 चलेगा, ये ध्यान रखना भाई, ये गलती हो गई वहां पर, वो था, मैंने अब ध्यान दिया है कि जब आपका ये आंसर उससे मैच नहीं हो रहा तो मैंने ध्यान देगा कि ये गलती हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये सही है। अब इसको आगे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट, 2 हटा दो, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। अब देखना, इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन पढ़ा था, स्टार्टिंग का जो टॉपिक पढ़ा था, उसका लास्ट में यही आंसर आ रहा था ना, तो वो कि वही आ गया। ठीक है, अब हम केस सेकंड हमारा क्या कहता है, केस सेकंड कहता है कि अगर आपका जो x है वो r/2 हो, तो ये अपना क्या है, केस सेकंड है, x इक्वल्स टू r/2 तो क्या हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट i n r स्क्वायर, है ना, म्यू नॉट i n r स्क्वायर अपॉन 4, और क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो इजी आपका सॉल्व करना, देखो 2 म्यू नॉट i n r स्क्वायर 4 अपॉन 4, और क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 4 और 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो एक स्टेप में, 2 म्यू नॉट i n r स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर 4 आ जाएगा नीचे, और नीचे 4 से करोगे तो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3/2। आगे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट i n r स्क्वायर अपॉन 4 पहले से ही है, और 5 r स्क्वायर अपॉन 5 r स्क्वायर अपॉन 4, और पावर क्या है, 3/2 है। ठीक है, अब पावर 3/2 है तो हम इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ से ये आसानी से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ से
जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो हमने ये आ गया, ये कंडीशन आ गई। अब हमारा एक इसमें लास्ट टॉपिक बचता है, एक रिलेशन और होता है इसमें सेंटर का, वो आपको सेल्फ निकालना है इसी फॉर्मूले से। ये तो r/2 पे ये सेंटर निकालना है कि b सेंटर अभी जस्ट निकाला था जो यहाँ पर, और b r/2, इन दो में रिलेशन ढूंढना है ना, इनमें रिलेशन ढूंढना है। और वो रिलेशन आपको खुद लिख के और हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आप पढ़ते हो, तो वो रिलेशन आप निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका लास्ट जो बच रहा है, इसके ऊपर हम एक टॉपिक हमारा उस टॉपिक के लिए डिस्कस करते हैं। तो वो टॉपिक के लिए हम डिस्कस करेंगे, तो वो अपना सारा जो भी परेशानी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और एक ग्राफ हो रहेगा इसका, एक ग्राफ हो बनाएंगे। देखो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने क्या है कि एक कॉइल पड़ी, अब इस कॉइल के इधर भी है इधर भी है, यानी इधर तो +x है, इधर क्या है -x है। तो इसके लिए ग्राफ बनाए, तो इसके लिए ग्राफ बन जाएगा, ये मैक्सिमम से कम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम से कम हो जाएगा, तो अपना ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया ग्राफ, ये तो +x हो गया और ये क्या हो गया -x, और इसको सेंटर बोल देंगे। ये तो हो गया सेंटर, अब इधर जाएंगे तो +x, इधर जाएंगे -x, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अपना जो अगला टॉपिक है हम उसके लिए बात करेंगे अब, अगले टॉपिक के लिए तो क्या होगा उसके लिए वो देखना आप। अगले टॉपिक अपना क्या है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कंपैरिजन ऑफ स्मॉल करंट लूप विद ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, यानी हमें स्मॉल जो मैग्नेटिक डाइपोल उसको कैलकुलेट करना, उसके लिए लास्ट में आपको फॉर्मूला लिख देना, वी नो दैट लास्ट वाला B = 2 म्यू नॉट I पाई r² अपॉन 4 पाई r² प्लस x² का 3/2। इसमें क्या होता है, जो पाई r² है उसको a मान लो, यानी बहुत बड़ा एक सर्कल, ये हमारी बहुत सर्कुलर था, ये हमारी कॉइल है ना बहुत बड़ी है, अब इसको बहुत छोटा मान रहे हैं, और जो इसमें एरिया बन रहा है अपना पाई r² को a मान सकते हैं, और जो हमारा x है वो बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, r कंपैरिजन में, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा। यानी ये कॉइल जो बहुत छोटी है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर स्मॉल करंट लूप, स्मॉल करंट लूप का मतलब वो बहुत छोटा लूप है, तो यहाँ पर इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से ये दोनों चीज अप्लाई करनी है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B = 2 म्यू नॉट I कैपिटल A अपॉन, यहाँ देखो 4 पाई और r 0 हो गया तो क्या बचेगा x² का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका B = 2 से 1 ये 2 टाइम्स गया, तो म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई है ना, और पाई तो यहाँ था ना, पाई, हाँ पाई 2 पाई और क्या जाएगा x³। ठीक है भाई, अब यहाँ से 4n टर्म्स, अगर n टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हो तो क्या हो जाएगा B = म्यू नॉट NIA अपॉन 2 पाई x³, और NIA को बोलते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्क होता है, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक टॉर्क, और जो मैग्नेटिक NIA को अपन क्या बोल सकते हैं मैग्नेटिक टॉर्क। ये चीज आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में कि मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है। ठीक है, अगर ये पुट करें तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, वो देखो फटाफट, वो आ जाएगी आपकी B = म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई x³। ठीक है, ये हमारी क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बना, मेरी बात समझना, ये हमारी कॉइल थी, इसके इधर था प्लस इधर था माइनस, और प्लस माइनस का जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। समझ आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये चीज आपको समझ आई है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आई है तो आप इसमें थोड़ा और मेहनत करना, जो भी आपके धीरे धीरे जो डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे और आप एक अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड